बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के प्रोग्राम के साथ मैं हूं नुसरुल्लाह मलिक। नाज़रीन, कौम सियासतदानों की कारकर्दगी से मायूस हो रही है और इप्सास के ताज़ा सर्वे ने हुकूमती कारकर्दगी का भी पोल खोल कर रख दिया है। 55% अवाम हुकूमत की कारकर्दगी की शदीद तनकीद कर रहे हैं और समझते हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन है, जबकि 32% लोगों ने इस बात का इजहार किया है कि इस हुकूमत से उन्हें कोई तवक्को ही नहीं थी। सिर्फ 13% पाकिस्तानी इप्सास के सर्वे के मुताबिक इस बात पे खुश हैं कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर जा रही है, जबकि 56% पाकिस्तानी अपोजिशन से भी नाखुश दिखाई देते हैं। गोया सियासतदानों की कारकर्दगी पर सवालात उठ रहे हैं, लेकिन हुकूमत की कारकर्दगी पर जो सवालात उठे हैं उससे अंदाज़ा होता है कि PTI से लोग मायूस होते दिखाई दे रहे हैं। 2018 में PTI को वोट देने वाले 46% अवाम हुकूमत से मायूस हो रहे हैं और 63% ने सूबाई हुकूमतों की कारकर्दगी को भी गैर तसल्ली बख्श करार दिया है। अगर इस सर्वे को देखा जाए तो KPK और बलूचिस्तान की हुकूमतों पर 82% लोगों ने तनकीद की है और सिंध के 75% और पंजाब के 52% लोग सूबाई हुकूमत से नाराज़ दिखाई देते हैं। नवंबर 2021 में 66% लोगों ने मुल्की समत को गलत करार दिया था। इप्सोस के सर्वे के मुताबिक हुकूमत की कारकर्दगी बदतरीन शुमार की जा रही है। ये भी आज के हमारे प्रोग्राम का मौजू होगा। इसके साथ साथ कराची में जमात इस्लामी 3 दिन से धरना दिए बैठी है। कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान सिंध असम्बली के सामने अपने कारकुनान के हमरा बैठे हैं और इस 3 रोज़ से जारी धरने में उनके कारकुनान भी शरीक हैं। सख्त सर्दी के आलम में वो रात भी वहाँ पर गुजार रहे हैं और ये मुतालबा कर रहे हैं कि कराची को कराची का हक दो। कराची को कराची का हक देने की बातें अक्सर की जाती हैं क्योंकि कराची महरूमियों का शिकार रहा है। कराची आज भी उन मुश्किलात का शिकार है जो पाकिस्तान के दीगर बड़े शहरों में किसी को शायद दरपेश नहीं है। पीने के पानी का मसला हो, ट्रांसपोर्ट का मसला हो, सफाई का मसला हो, सीवरेज का मसला हो या तजावज़ात का मसला हो, कराची सर फहरिस्त है। लेकिन कराची के दावेदार तो बड़े हैं हकूक़ देने के, लेकिन कराची को आज भी अपने हकूक़ से महरूम रखा जाता है। फिर सिंध में जो एक बलदियाती हुकूमत एक्ट पास हुआ उसके बाद से जमात इस्लामी हो, MKM हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तमाम गिला शिकवा करती नज़र आती हैं कि इससे शहरी हुकूमत के हकूक़ सलब किए गए हैं, लेकिन सिंध हुकूमत उससे कोई भी राय उस पर लेने को तैयार नहीं है, ना कोई मुशावरत करने को तैयार दिखाई देती है। अब देखना यह है कि क्या कराची में ये जारी धरना जो कराची को कराची का हक दो कराची को, इसका नतीजा क्या निकलेगा? क्या एक अलग से जमात इस्लामी अपनी जो तहरीक चला रही है उसके नतीजे में कराची के अवाम के मसाइल हल हो सकेंगे या सारी सियासी जमातों को इसी तरह एक लंबा धरना देना पड़ेगा ताकि कराची के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल किए जा सकें? ये दोनों मौज़ूआत का आज के प्रोग्राम में अहाता करेंगे। मेरे साथ होंगे इप्सास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अब्दुलस्तार बाबर साहब और कराची के इस धरने से बराह रास्त जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान साहब। एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदेद आपको लिए चलते हैं कराची, जहां कराची में जमात इस्लामी कराची धरना दिए बैठी है सिंध असम्बली के सामने। 3 रोज़ हो चुके हैं इस धरना को। जमात इस्लामी कराची के अमीर हाफिज नईमुर रहमान इस धरने की क़यादत कर रहे हैं, ख़ुद भी इस धरने के अंदर मौजूद हैं अपने कारकुनान के हमरा। और कराची में हक दो कराची को एक पूरी मुहिम चलाई जा रही है जिसको इस वक्त जमात इस्लामी कराची लीड कर रही है। कराची के मसाइल बेशुमार हैं। कराची मसाइल में फंसा हुआ एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, ना पानी है ना वहाँ पे सफाई है। तजावज़ात इस वक्त जो है वो इतनी बढ़ चुकी हैं कि हाई कोर्ट्स को और सुप्रीम कोर्ट को कुछ फैसले करने पड़ते हैं। इसके साथ साथ जिस तरीके से कराची में मसाइल बढ़ते चले जा रहे हैं, आम आदमी की ज़िंदगी मुश्किल से मुश्किल होती जा रही है। अगरचे वफाकी हुकूमत की तरफ से भी ऐलान किए गए 1100 अरब रुपये देने के वादे किए गए, लेकिन अभी तक ये पैसे मिले या नहीं मिले। फिर सिंध हुकूमत की तरफ से जो बलदियाती आर्डीनेंस एक्ट आया सिंध असम्बली से मंजूरी के बाद, बलदियाती इदारों के इख्तियारात के हवाले से भी एक बड़ी अवाम में बेचैनी पाई जाती है। सियासी जमातें उसके खिलाफ सरापा एहतजाज हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हाफिज नईमुर रहमान साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। ये बताइएगा कि आपकी मुहिम हक दो कराची को ये किन चीज़ों पर मुहित है? सिर्फ जो शहरी हुकूमत के इख्तियारात कम किए गए हैं वो बहाल कराना मकसूद है या कराची के जो बड़े बड़े मसाइल हैं अब उनके हल के लिए ये आपकी एहतजाजी तहरीक चलती रहेगी? बुनियादी तौर पर तो कराची के 3 करोड़ से ज़ायद लोगों के तमाम जो
हुकूक हैं उनके हवाले से हमारी ये तहरीक है जिसका आगाज वहां से होता है कि इसको एम्पावरमेंट मिलनी चाहिए। इसको कोई तस्लीम तो करे कि ये 3 करोड़ है। पहला काम तो वफाकी हुकूमत ने यह किया कि हमारी गिनती आधी कर दी और बड़े मासूमाना तरीके से कहते हैं है तो गलत लेकिन हम नोटिफाई कर रहे हैं और नई मरदमशुमारी कराएंगे। और जब नई मरदमशुमारी के TOR बन रहे हैं तो वो उसी तरीके पे बन रहे हैं कि जो है मरदमशुमारी होती है जिसमें मुस्तकिल पते पे फिर आबादी हमारी ट्रांसफर कर दी जाएगी और फिर हमारे वसाइल और हमारी नुमाइंदगी पूरी नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि इतना बड़ा शहर है, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों का शहर, पूरा पाकिस्तान चलाता है, कैपिटल रह चुका है पाकिस्तान का, सिंध का कैपिटल भी है और सिंध की 95 to 98% रेवेन्यू कराची से जनरेट होता है। आप उठाकर देख लीजिए, मोटर व्हीकल टैक्स हो, कोई भी टैक्स हो, वो कराची अदा करता है। पूरे सिंध में तो ज़ाहिर है और कोई हाल नहीं है। आप बताएं कि जब टैक्स भी हम देते हैं, जब पूरे मईशत भी हम चलाते हैं, पाकिस्तान की 54% एक्सपोर्ट सिर्फ कराची से होती है, जब इतना बड़ा हमारा कंट्रीब्यूशन है, हमने विफाक को पिछले 3 साल में 9,000 अरब रुपए टैक्स की मद में दिए हैं। और हमारा हाल ये हो कि वजीर आजम भी सिर्फ पैकेज का ऐलान कर दें, खैराती पैकेज का, जाली किस्म के इफ्तिताह करके चले जाएं जिसमें जो है सब्सटेंशियल ना हो, जो मालूम ना हो कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा। अभी इन्होंने सिर्फ ट्रायल का इफ्तिताह किया उस प्रोजेक्ट का जो पिछली हुकूमत का था और इन्होंने 3 साल में उसमें 10% काम भी नहीं किया, अभी भी मुकम्मल नहीं है। लेकिन ग्रीन बस चल तो पड़ी है हाफिज साहब। अब आ जाइए सूबाई हुकूमत पर। जी ग्रीन बस चल तो पड़ी है। जी नहीं, वो तो अभी 2-2, 4-4 करके चला रहे हैं, लेकिन वो ग्रीन बस तो आटे में नमक भी नहीं है ना कराची के इशूज का। 80 बसें तो 2-4 अरब रुपए की है ना, तो 1100 अरब रुपए कहाँ है? असल में बात यह है कि जो सिंध हुकूमत है ये 14 साल से बरसर इख्तिदार है, इनके साथ MQM भी जो हुकूमत में शामिल रही है। अब इन्होंने हर इदारे पर कब्जा किया हुआ है। जो नेमतुल्लाह खान साहब के जमाने में इवन वो डिक्टेटर की हुकूमत थी, लेकिन उसका एम्पावर्ड लोकल गवर्नमेंट का जो है ना एक सिस्टम मौजूद था, काफी कुछ उसमें नहीं भी था लेकिन फिर भी बड़ी हद तक इख्तियार था, जिसके नतीजे में डेवलपमेंट हुई। अब उन्होंने तमाम अथॉरिटीज बना दी, MDA, LDA, KDA को भी अपने पास रख लिया जो कराची डेवलपमेंट अथॉरिटी है, मास्टर प्लान पे कब्जा कर लिया। KBCA जो बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी जिसका मसला बन रहा हुआ है ना, वो सिंध हुकूमत ने अपने कब्जे में की हुई है। सॉलिड वेस्ट अपने पास रख लिया है। इन्होंने तमाम इख्तियारात ले लिए और जो बच गए थे ना 2013 में, वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बच गए थे, डिस्पेंसरियां बच गई थी, अस्पताल बच गए थे, वो सब भी ले लिए। अब्बासी अस्पताल जो 50 साल से KMC का अस्पताल है वो भी कब्जे में कर लिया। अब आप बताएं कि इलेक्शन जो अंधा बहरा लंगड़ा लूला किस्म की बल्दियां आएगी इस इलेक्शन के नतीजे में, मेयर क्या करेगा? वो तो झाड़ू देने की भी सलाहियत नहीं रखता। अब ये कहते हैं कि हमने आपकी बात मान ली, चेयरमैन बना दिया, को चेयरमैन बना। भाई ना हायरिंग का इख्तियार, ना फायरिंग का इख्तियार, ना जो है वो मालियाती इख्तियार। जब कोई इख्तियार ही उस मेयर का नहीं होगा तो वो एक शो पीस के तौर पर मीटिंग में बैठकर क्या करेगा? वन ऑफ द मेंबर होगा वो। इसलिए ये धोखेबाजी करके तो मसला हल नहीं हो सकता। आज अगर हम असम्बली के सामने बैठे तो असम्बली ने जो कानून पास किए वो कहते हैं हमारा हक है, वो उनका हक नहीं है। इसलिए कि आइन की आर्टिकल 140A में मालियाती, सियासी और इंतजामी इख्तियारात डिवॉल्व करने का कहा गया है। सिर्फ ये भी नहीं है कि डेलीगेट करें या डिसेंट्रलाइज करें। डिवॉल्व का मतलब इख्तियारात की मुंतकिली है। खुद सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले मौजूद है, उसके बावजूद ये कोई इख्तियार देने को तैयार नहीं है, तो हम कहां जाएं? असल में मसला ये है कि जो सिंध की अपोजिशन जमातें हैं वो अपोजिशन कर ही नहीं रही है। असेंबली के अंदर तो ये सारे लोग आपके साथ थे, MKM आपके साथ थी, PTI आपके साथ थी, आपकी सारी जमातें मुत्हिद थी इस बलदियाती जो है नए निज़ाम के खिलाफ। लेकिन अब आप धरना देने जब बैठे सिंध असेंबली के बाहर, आप अकेले बैठे हैं। नहीं, उसकी वजह यह है, देखिए वो तो जाहिर है असेंबली में सबने बात की, जमात इस्लामी के एक ही MP हैं सैयद अब्दुल रशीद, उन्होंने भरपूर बात की, मीडिया के साथ भी बात की। जाहिर है जब अपोजिशन होती है तो उसके साथ ही बात करनी पड़ती है। लेकिन प्रैक्टिकली जो काम खुद असेंबली में इन मेंबर्स को करना चाहिए कराची के इश्यूज के हवाले से, वो PTI और MQM के 50 के करीब MPs हैं, वो फरीजा अंजाम नहीं देते। अगर चले उनकी बात नहीं भी मानी जाती तो वो बैठ जाते ना यहाँ पर सिंध असेंबली के अंदर या बाहर बैठ जाते और कहते कि जब तक मुतालबा नहीं, पूरी दुनिया आ जाती बात मानने के लिए, बात सुनने के लिए। ये काम नहीं किया। आज तक MQM और PTI ने कोई बड़ा एहतजाज कराची में नहीं किया, पूरे सिंध में नहीं किया। ये जमात इस्लामी काम कर रही है। असल में देखें, MQM 2013 के बल्दियाती ऑर्डिनेंस जब आया था और एक्ट बना था, उसमें हुकूमत में शामिल थी। सारे इख्तियारात तो उसी वक्त कब्जा हो गए थे, कुछ बचे थे वो भी कर लिए। तो MQM 1 साल बाद तक भी हुकूमत में रही थी। PTI तो कराची को ओन ही नहीं करती। इनके जो MNA MP उनको तो पता भी नहीं है, और पता है तो वो कुछ करने की सलाहियत नहीं रखते। और इमरान खान की तरजीह कराची नहीं है, वो सिर्फ ऐलानात करने के लिए 3-4 मरतबा आए हैं। आप मुझे बताएं 1100 अरब रुपए के पैकेज में जो पानी के मंसूबे का भी पिछले दिनों ने ऐलान किया 15 महीने में K4 बन जाएगा, जाने के 1 हफ्ते बाद इन्होंने 650 मिलियन गैलन को 250 मिलियन गैलन कर दिया।
इन्होंने मर्दमशुमारी में हमारी गिनती खा ली, कोटा सिस्टम गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बढ़ा दिया, वफाक कराची को ऑन ही नहीं करता। अब जो सूबा है वो इसके सारे इख्तियारात अपने पास रखता है, मरकज से कहता है कि हमें एनएफसी मिले, पीएफसी अवार्ड करते नहीं है। तो ऐसी सूरत हाल में जमात इस्लामी जैसी जो पार्टी जिसने शहर को सर्व किया है, और आपने देखा है कि हमारी जो हक़दो कराची को तहरीक है न सिर्फ ये मसाइल के हल में आगे बढ़ रही है, बल्कि कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में जमात इस्लामी ने कम बैक किया है। इसका मतलब ये कि अब आवाम तवक्को करते हैं हमसे कि उनके लिए काम करें। तो हमारे पास दो ही रास्ते हैं, एक रास्ता अदालत का है, कल हम केस फाइल करने जा रहे हैं, और एक रास्ता अवामी अदालत का है, वो हम लगाकर बैठे हुए हैं और हम यहाँ धरना दिए हुए हैं, और हम ये समझते हैं कि ये धरना बेस कैंप बनेगा। ये तकसीम करने की कोशिश की पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने सिंधी महाजिर में लोगों को, और देही और शहरी। देखो, देही आबादी पर इन वडेरों ने पहले कब्जा किया हुआ है, शहरी आबादी पर इन वडेरों का कब्जा यहाँ की मैंडेट रखने वाली पार्टियां थी जो अपना मैंडेट इनको बेचती थी। अब ये कमजोर पड़ गई हैं आवाम में, तो ये देही वडेरे चाहते हैं कि अपने आवाम को कब्जा करने के बाद अब शहरों के ऊपर भी कब्जा कर ले। लेकिन ये तो नहीं चलेगा। लेकिन हाफिज साहब, हमारी इस तहरीक में अगर कराची की सियासत की बात की जाए, वहां से पीपल्स पार्टी को मैंडेट मिला है, वहां से पीटीआई को बड़ा भारी मैंडेट मिला है, वहां से एमक्यूएम के पास मैंडेट है, जमात इस्लामी के पास सिर्फ एक नशिस्त है कराची से। इन हालात में हक दो कराची को जमात इस्लामी अकेले कैसे दिलवा सकती है? देखिए, मसला अकेले तो अकेले की बात नहीं, हम बैठे हुए आ जाए लोग हमारे साथ दें, इसलिए कि किसी ने कोई बड़ा काम ही नहीं किया ना अभी तक। मुझे बताएं, एमक्यूएम ने कोई धरना, कोई एहतजाज बड़ा किया है? कोई नजर से गुजरा है? उनको तो सबसे ज्यादा मीडिया कवर करता है। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, ऑल पार्टीज, ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स से आगे बढ़े। ये तो जिंदगी मौत का मसला है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। ट्रांसपोर्ट पे हमारा इख्तियार नहीं है, पार्कों पर हमारा जो है वो तमाम तर जो है वो मास ट्रांजिट पे हमारा इख्तियार नहीं है, पानी पे हमारा इख्तियार नहीं है, बिजली पे हमारा इख्तियार नहीं है, गैस पे हमारा इख्तियार नहीं है। तो ये कौन सी लोकल गवर्नमेंट है? तो ये काम तो कराची का और ये सिंध के शहरों का था ना, तो इनकी जो नुमाइंदा जमात है वो सोई हुई क्यों है? अब अगर मैं उनका इंतजार करूं या उन नाअहल लोगों को साथ मिलाकर अपनी सिचुएशन भी हम कंफ्यूज करें। असल में मैं आपसे बता रहा हूं, पहले ये हुकूमतों में मौजूद रहे, अब फ्रेंडली अपोजिशन कर रहे हैं। तो अब जब अवाम के अंदर ये गैर मकबूल हो रहे हैं तो हम इनको मजीद ताकतवर नहीं करना चाहते, क्योंकि हमने देखा है कि हमारी हक दो कराची को जो कैंपेन है उसमें हमें जबरदस्त किस्म का फीडबैक भी मिल रहा है और पजीराई भी मिल रही है। और आप इस धरने से ही अंदाजा कर लें, जितना ये सिर्फ जमात इस्लामी के कारकुन नहीं है, अब सुबह से लोग जो है आना शुरू होते हैं, मुख्तलिफ कम्युनिटीज को लोग, ताजिर आ रहे हैं, सनतकार आ रहे हैं, यहाँ कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज का एक अजाब हुआ है, लोगों के ऊपर कब्जा किया हुआ है। सिंध हुकूमत के मुख्तलिफ लोगों ने करप्शन और लूटमार की हुई है, वो यहाँ पर आ रहे हैं, जिनके घरों पे कब्जे है वो आ रहे हैं। तो अब ये हम मरकज बनते जा रहे हैं। और कैंटोनमेंट बोर्ड में आपने देख लिया कि जमात इस्लामी तीसरी बड़ी जमात बनकर उभर गई ना इस शहर में। इंशाअल्लाह हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, इसीलिए तो लोग हम पर एतमाद कर रहे हैं। तो हम उनकी चैनमन आवाज भी उठा रहे हैं, एहतजाज भी कर रहे हैं। ये सिंध हुकूमत का काम है कि अगर उनमें जमहूरियत की जीम का नुक्ता भी है ना, तो बैठकर बात करें और शहर को इख्तियार दें जो पूरे पाकिस्तान और पूरे सूबे को चलाता है। हाफिज साहब, सख्त सर्दी की रातें हैं, आपके कारकुनान भी आपके साथ मौजूद हैं, मुश्किल होता है रात को बाहर गुजारना। एक सिंध हुकूमत की तरफ से किसी ने रब्ता किया आपसे, बैठ के बातचीत करने को, मुज़ाकरात करने को, कराची के मसाइल के हल के लिए किसी ने रब्ता किया आपसे? देखिए, एक जब बन रहा था उससे पहले यकीनन मैं मानता हूं कि इन्होंने खत भेजा था। उस खत के जवाब में हमने सारी तजावीज़ भेजी, उनमें से कोई एक तजवीज़ भी नहीं मानी, सिवाय इसके कि उन्होंने टाउन का लफ्ज़ एक्ट के अंदर डाल दिया और बिल के अंदर डाल दिया कि अब टाउन बन जाएंगे। इसके अलावा कोई एम्पावरमेंट नहीं की। फिर दोबारा इनसे मुलाकात हुई, ये आए हमारे दफ्तर में, और हम बिल्कुल मुज़ाकरात के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं। और हमने इनको एक एक बात बताई कि ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। और सईद गनी साहब थे, नासिर शाह साहब थे, हमने उनसे कहा सईद गनी साहब, आप तो 2001 के पूरे सिस्टम में मौजूद थे, आपने तो उससे फायदा उठाया है, तो आप बताएं कि क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? आप इस शहर को अपने इतना ऑन क्यों नहीं करते? क्या आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत के पास ये होगा और कराची के पास ये होगा? आप कराची को अलग क्यों समझते हैं? आप शहरों को अलग क्यों समझते हैं? तो आप अगर इतने पॉपुलर हैं, इतना आपका मैंडेट है, तो आप एम्पावर कर दें और जीत जाए इलेक्शन। आप मेयर का डायरेक्ट इंतखाब करा लें, आप जो है वो मेयर को एम्पावर कर दें और आप जीत कर खिदमत करें। अगर आप इतने पॉपुलर हैं, खौफ खाते हैं कराची से, इसलिए सारे इख्तियार अपने पास रखते हैं। उसकी दो वजूहात हैं, एक तो करप्शन करनी होती है, दूसरे भर्तियां करनी होती हैं। पीपल्स पार्टी के यही दो काम है, भर्तियां और करप्शन। ये पूरा कारोबार जो है वो इनका इसी तरह से चल रहा है। तो हमें भाई, हम हजारों अरब रुपए आपको देते रहे और आप शहर को चिंचियों पे ले आए। यार, ये चिंचियों पे ले आए। पूरे शहर में सरकार की सतह की एक बस भी नहीं चलती इस वक्त। लेकिन आप साहब धरना कितनी देर तक चलेगा? आप साहब धरने की मुद्दत क्या है, कितनी देर तक चलेगा? आप बैठे रहेंगे, मुज़ाकरात नहीं होंगे? क्या धरने से मसाइल हल हो सकते हैं?
भाई देखें, हमारे पास एक पॉलिटिकल पार्टी और क्या करे, अवाम कहाँ जाए, इंतजार करते रहे इन लोगों का, हुकूमत का और अपोजिशन का। तो हमारे पास एक ही रास्ता है, एहतजाज करना और अपने एहतजाज को मुस्तहकम करते चले जाना और अवामी पजीराई बढ़ाते चले जाना। वो हम काम कर रहे हैं। ये जिस वक्त आकर बात करेंगे हम बात करने के लिए तैयार हैं। मैं चाहता यही हूं कि बातचीत से ही मसला हल हो जाए, लेकिन इस शदीद मौसम में बूढ़े बच्चे जवान, अब तो कल से औरतें शामिल हो रही हैं इसमें। कल आप देखिएगा, कल जो धरना होगा खवातीन का, एक तारीखी धरना होगा। तो आप ये देखें, तो दिन ब दिन बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें शौक तो नहीं है घरों से बाहर यहाँ बैठे हुए खुले आसमान के नीचे भी टेंट कभी यहाँ लगाते हैं कभी वहां लगाते हैं। तो भाई बात यह है कि हम तो यहाँ पर इसीलिए बैठे हैं कि बातचीत से मसला हल हो सकता है, तो बातचीत से मसला हो जाए, वरना अवाम की ताईद से, अल्लाह की नुसरत से मसला हल होगा और होगा इंशाअल्लाह। इन्हें मजबूर करेंगे हम कि ये बैठे और मसला हल करें और इस जाली बिल को वापस लें। ये काला कानून है, चाहे वो कुछ भी कहें, और तासुब नहीं चलेगा, धमकियां नहीं चलेंगी स्टेट को। जो मुराद अली शाह ने कहा कि अब हमारी बात नहीं मानेंगे अक्सरियत को, तो फिर सोचने पे हम मजबूर हो जाएंगे। भाई क्या सोचने में मजबूर हो जाएंगे आप पाकिस्तान की स्टेट को धमकी दे रहे हैं। ये तरीका करके ये यहाँ पर सिंधी महाजिर तफरीक पैदा करते हैं, और इधर तुम इधर हम, पहले भी किया था इन्होंने, बांग्लादेश बना दिया, और ये इधर तुम इधर हम अब भी करना चाहते, अब नहीं चलेगा। इसलिए कि जो भी इनके इधर तुम इधर हम थे ना, अब वो अनपॉपुलर हो गए, अब अवाम उनको सपोर्ट नहीं करते। अब ये जमात इस्लामी अगर इस शहर की जो जेन्युइन पोजीशन है और शहर अपनी असल की तरफ लौट रहा है, तो ये इत्तेहाद की अलामत भी है, यकजहती की अलामत भी है, और कराची में रहने वाले तमाम लोगों की हुकूक की हम बात कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी जुबान बात करता, बल्कि तो सिंध के आज ठट्टा से लोग इसमें शामिल हुए, लाड़काना से आए, मीरपुर खास से आए, सिंध के शहरों और देहातों से लोग आना शुरू हो गए, और ये बहुत बड़ी यकजहती की बात है। और इस पर मैं अवाम को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन हुकूमत और अपोजिशन के धंधे में नहीं पड़े। ये हाफिज साहब, अगर हम बात करें कराची में मेगा प्रोजेक्ट्स की, मेगा प्रोजेक्ट्स हमेशा वफाकी हुकूमत की तरफ से होते हैं। वफाकी हुकूमत का इंटरेस्ट अगर हो तो बड़े बड़े मसाइल तो हल हो सकते हैं। जी बिल्कुल, देखें पानी का प्रोजेक्ट बेसिकली देखें ये होना ये चाहिए था कि इसमें विफाक का एक हिस्सा होना चाहिए था और सिंध हुकूमत को करना चाहिए था। सिंध हुकूमत ने, और जो उस वक्त जो है जाहिर है कि देखें हमारे मेयरशिप के बाद MQM की मेयरशिप आई थी, नेमतुल्लाह खान साहब ने पानी का एक मंसूबा K3 मुकम्मल किया था। K3 के बाद K4 के लिए प्री फिजिबिलिटी के लिए कंसल्टिंग कंपनी हायर कर ली थी, काम शुरू हो गया था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली MQM के 4 साल में इस पे काम आगे नहीं बढ़ सका। फिर उसके बाद पीपल्स पार्टी मुसलसल 14 साल से है और किसी ने भी इस पर काम को आगे नहीं बढ़ाया। 16 साल से कराची में पानी में एक बूंद का कोई इजाफा नहीं किया इन सारी पार्टियों ने मिलकर, इंक्लूडिंग नून लीग और अब PTI। अब जब K4 मंसूबा जब आगे बढ़ा तो पता चला वो तो डिजाइन ही गलत था। 2 साल पहले हाथ खड़े कर दिए मुराद अली शाह ने कि ये तो डिजाइन ही गलत है। फिर जनाब विफाक कूदा और उसने कहा हम बनाएंगे, चौधरी बनकर आए। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि 650 मेगावाट के प्रोजेक्ट को इन्होंने खुद ही 250 कर दिया है, और उसके लिए भी बजट सिर्फ 15 अरब रुपए रखा है। इन्होंने कहा था कि 250 अरब रुपए लगेंगे इस पे, 250 अरब रुपए में से 15 रुपए इस साल रखे और कहते हैं अगले साल बन जाएगा। और मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताऊं, ये मेगा प्रोजेक्ट है ना, KB फील्डर कहलाता है कोटरी बैराज का, वहां से लेकर K4 को पानी पहुंचाने के लिए अलग 25 अरब रुपए चाहिए। सैंक्शन नहीं की विफाक ने 1% पानी कराची के लिए, 3 करोड़ की आबादी, 67% रेवेन्यू देने वाले शहर को 1% पाकिस्तान का अर्बन सिंध का जो अपना दरियाए सिंध का पानी देने के लिए ना विफाक तैयार है, ना सूबा अपने कोटे में से कराची को देने के लिए तैयार है। कैसे होगा? KCR का जाली इफ्तिताह किया भाई, ना रिहेबिलिटेशन प्लान लाते हैं, ना कॉन्ट्रैक्टर फाइनल करते हैं, ना इनका कोई विजन है। तो ये विफाक और सूबा मिलकर कराची के साथ जो सलूक कर रहा है, तो कराची के शहरियों को ही उठना पड़ेगा और उसकी तर्जुमानी अल्हम्दुलिल्लाह जमात इस्लामी कर रही है। अब साहब धरना कितने दिन मजीद चलेगा, कोई आपने टाइम फ्रेम तय किया है? यहाँ टाइम फ्रेम के साथ नहीं आए, हम यहाँ रोज मुशावरत करते हैं और अवाम से भी मुशावरत करते हैं, अपने वर्कर से मुशावरत करते हैं, और ये वर्कर्स हमें कहते हैं कि नहीं जब तक ये मसला हल नहीं होता हम बैठे हुए हैं। बहार हो के खिज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर सर्दी है गर्मी है यहाँ पर बैठे हुए हैं। परसों बारिश की पेशिन गोई है, अभी आवाज आ जाएगी, बारिश में बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे ये लोग, सब बैठेंगे आप देखें इंशाअल्लाह ताला। और अब अवाम के दबाव से, रुके अवाम के दबाव से इंशाअल्लाह ताला हम इनको मजबूर करेंगे कि ये हमें हमारा हक दे। हमें खैरात नहीं चाहिए, हमें पैकेजों की खैरात नहीं चाहिए, हमें कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान और कमेटियों के झांसे नहीं चाहिए, हमें हमारा हक चाहिए। हम टैक्स देते हैं, पाकिस्तान चलाते हैं, लाहौर की मेट्रो हमारे टैक्सों से बनी है, पिंडी की मेट्रो हमारे टैक्सों से बनी है, मुल्तान की मेट्रो हमारे टैक्सों से बनी है, और हमें इस पे खुशी है। या पाकिस्तान को अगर हम चलाते हैं हमें खुशी है, हमारा दिल बड़ा है, लेकिन हमारे साथ भी जो है ना गुलामों जैसा सलूक नहीं करो। हमें हमारा हक दो, हमें हमारा इख्तियार दो और बा इख्तियार शहरी हुकूमत दो। यही हमारा नारा भी है, ना हमारी जाती गरज है ना पार्टी की गरज है, ये शहर के 3 करोड़ से ज्यादा लोगों की गरज है जो असल में पाकिस्तान की गरज है।
बहुत बहुत शुक्रिया। हाफिज नईम रहमान साहब मौजूद थे कराची के धरने से। जमात इस्लामी का धरना हक दो कराची को, कराची के अवाम कराची के मसाइल के लिए मुतालबा कर रहे हैं वफाक से और सिंध से कि उनके मसाइल को तरजीही बुनियादों पर हल किया जाए। हर वक्त ये कराची में ये एहतजाज होते रहे, लेकिन कराची भारत महरूम रहा है। सिंध हुकूमत की तरफ से भी बड़े उस पर एतराज़ात उठते रहे हैं और वफाक से भी लोगों की जो मुतालबात बड़े जायज़ मुतालबात रहे हैं। नाज़रीन, एक ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक से वापस आएंगे, बात करेंगे इप्सॉस के उस ताज़ा सर्वे की जिसमें हुकूमत की कारकर्दगी पर अवाम ने शदीद इज़्तिराब का इजहार करते हुए हुकूमत की कारकर्दगी को बदतरीन कारकर्दगी करार दिया है। इससे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे इप्सास के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जनाब अब्दुस्तार बाबर साहब। प्रोग्राम एक बार फिर खुश आमदीद। हमारे साथ मौजूद हैं CEO इप्सास जनाब अब्दुस्तार बाबर साहब। बहुत बहुत शुक्रिया अब्दुस्तार बाबर साहब प्रोग्राम में वक्त देने का। पाकिस्तान में अक्सर जो सर्वे किए जाते हैं, आपकी हवाले से भी सर्वे सामने आते हैं। मौजूदा सर्वे में जिस तरीके से हुकूमती कारकर्दगी पर सवालात उठाए गए हैं, हुकूमत इन सर्वे को अक्सर मुस्तरद कर देती है। हुकूमत कहती है कि इन सर्वे में अवाम की राय उस तरीके से शामिल नहीं होती जो अवाम की राय सर्वे में बयान की जाती है। अभी आपके ताज़ा तरीन सर्वे में 55% पाकिस्तानी हुकूमत की कारकर्दगी को बदतरीन समझते हैं। जी, अपनी तवक्कुआत के मुकाबले में उसको बदतर समझते हैं। और लेकिन 32% 1/3 वो भी हैं जो उतना ही समझते हैं जितना उन्होंने समझा था। अलबत्ता 13% वो लोग भी हैं कि जो समझते हैं कि जो उन्होंने समझा था उससे ज़रा बेहतर है। और लेकिन देखें, हुकूमतें जो हैं वो तो अगर उनकी पसंद के नताइज ना हों वो तो अक्सर मुस्तरद ही किया करती हैं। लेकिन हमें तो ये बताना चाहिए कि हम जो ये काम कर रहे होते हैं वो काफ़ी साइंसी बुनियादों पर होता है और इसमें हमारी कोई पसंद नापसंद नहीं होती। हम ये नंबर के जो डायल होते हैं वो ऑटोमेटिकली होते हैं, कंप्यूटर उसको जनरेट करता है नंबर्स को। इसके अंदर कोई ह्यूमन एलिमेंट नहीं होता सिलेक्शन के अंदर। तो ये तमाम अडल्ट्स जो हैं, अगर 1126 पाकिस्तान में हुए हैं और पूरे पाकिस्तान से उसकी रिप्रेजेंटेशन है, तो मैं समझता हूँ कि ये आवाम की राय को बिल्कुल उसको सही समझना चाहिए। अब्दुस्तार बाबर साहब, अगर आपकी सर्वे की बात की जाए, सर्वे के लिए मैकेनिज्म क्या अख्तियार किया जाता है? आप टॉपिक्स तय करते हैं। मैं चाहता हूँ आवाम की रहनुमाई हो जाए, क्योंकि हुकूमतें तो तनकीद करती रहती हैं, लेकिन जो सर्वे करने वाली कंपनीज होती हैं उनका मैकेनिज्म भी आवाम के सामने आ जाए ताकि उनको अंदाज़ा हो सके कि सर्वे कितने ऑथेंटिक होते हैं। आप जब सर्वे का मौजू का इंतखाब करते हैं, क्वेश्चंस आप लोगों के सामने रखते हैं, एक तो लोगों का इंतखाब कैसे करते हैं आप जिनसे सर्वे किया जाता है, और दूसरा उनके सामने मौजू रखते हुए जो आप सवालात रखते हैं उसका तरीक़ाकार क्या अख्तियार किया जाता है? जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया आपने। मैं समझता हूँ कि इसको क्लैरिटी आनी चाहिए आवाम को। और इसके दो हिस्से हैं कि एक हम सर्वे कंडक्ट कैसे करते हैं, दूसरा इसके मौजू जो हैं और इसके जो अल्फाज हैं, सवालात हैं, वो हम कैसे तरतीब देते हैं। तो दोनों का मैं अलग-अलग जवाब दूंगा। एक तो ये कि मैं इप्सॉस के बारे में बता रहा हूँ, बाकी एजेंसीज़ के बारे में मैं ये नहीं कह सकता। हमारी एजेंसी जो है वो इसमें कैटी जैसे लिखा हुआ है, हमने कंप्यूटर से टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ होते हैं कि जिसके अंदर एक रैंडम डिजिट डायलिंग एक मैकेनिज्म है, जिसके नतीजे में आप कि पाकिस्तान भर में जो होते हैं 7 डिजिट नंबर जो हैं वो रैंडम जनरेट होते हैं और एक ऑटोमेटिक सिस्टम जो है वो इसको हर वक्त डायल कर रहा होता है। तो आप समझें कि एक लाइन के ऊपर मुसलसल जो है कोई 200 से ज़ायद कॉलें एक वक्त में वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं। उनमें से बहुत सारी कॉलेज हैं वो ज़ाया इसलिए चली जाती हैं कि वो नंबर इमेजिनरी होते हैं, तो वो कनेक्ट नहीं होते। लेकिन जहाँ पर कनेक्ट होते हैं तो वहाँ पर अपने हम तारुफ करवाते हैं हमारे सर्वेयर कि हम इप्सॉस की तरफ से बात कर रहे हैं और आपसे आपकी राय जानना चाहते हैं। तो उनमें से जो लोग ताउन के लिए तैयार होते हैं उनको हम अपने सर्वे में शामिल करते हैं। और इसमें जो हमारी चूँकि रैंडमाइजेशन है तो बाद में इसका एक चेक ये भी होता है कि जो लोग एक्चुअली जिन्होंने हाँ कहा है इंटरव्यू के लिए यहाँ पे कनेक्ट हुए हैं तो उनकी परसेंटेजेस क्या हैं। तो मोरलेस हम माजी में भी बताते रहे हैं कि पाकिस्तान की जो ज्योग्राफिक डिवाइड है वो उसी के मुताबिक आते हैं। अलबत्ता दो चीज़ें इसके अंदर ऐसी होती हैं कि जिनकी रिप्रेजेंटेशन जो है वो उतनी अच्छी नहीं होती जितनी होनी चाहिए जो आवाम की है। एक उसमें ज़रूर होता है कि जिसमें ख़वातीन जो हैं उनकी रिफ्यूल रेट भी ज़्यादा होता है। दूसरी ये कि मोबाइल फ़ोन ख़वातीन के पास होते भी बहुत कम है, जिसके नतीजे में ख़वातीन की प्रपोर्शन कदरे कम होती है। दूसरी चीज़ रूरल एरियाज़ के अंदर जो है वो भी चूँकि पेनिट्रेशन भी ज़रा कदरे कम है मोबाइल फ़ोन की, तो उनकी रिप्रेजेंटेशन भी कदरे कम होती है। इन दो कैवियाट्स के अलावा बाकी हमारा सैंपल जो है पाकिस्तान का रिप्रेजेंटेटिव होता है।
तो एक बात का तो मैं जवाब मुकम्मल कर दिया। दूसरी बात कि मौजू जो है, जब भी हम पब्लिक डोमेन में कोई सर्वे जो जारी करते हैं तो उसके लिए हमारा SOP, हमारा मोडस ऑपरेंडी ये है कि वो किसी क्लाइंट का स्पॉन्सर्ड नहीं होता। इट इज़ नॉट फंडेड बाय एनी एक्सटर्नल क्लाइंट। ठीक है, ये वो चीज़ है कि जिसको इप्सॉस एक जिम्मेदार एजेंसी के तौर पर समझती है कि जिस मुल्क में हम काम कर रहे हैं उस मुल्क के अवाम की राय मुख्तलिफ अहम मौज़ूआत पर क्या है, उसको वक्तन फ़वक्तन हमें अवाम के सामने पेश करना चाहिए। इसी वजह से हम इसके सामने लेकर आते हैं। कुछ हमारे ऐसे सर्वेज होते हैं जो हमारे स्टैंडर्ड हैं, दुनिया भर में एक तरीके से पूछे जाते हैं, उसकी एक फ्रीक्वेंसी तय होती है। और दूसरे जो अहम मौके पर, मसलन ये जो है 2021 वो तो PTI का तीसरा साल इसका ख़त्म हो रहा था, तो उसमें हमने मुनासिब समझा कि उसकी जो परफॉर्मेंस है और दूसरे इंस्टीट्यूशन की परफॉर्मेंस, उसके बारे में राय जानी जाए। इसके लेकिन कोई एक्सटर्नल क्लाइंट कोई नहीं होता। लेकिन दस्तार बाबर साहब, रिकॉर्ड आपके पास होता है पूरा, जो आपने वॉइस रिकॉर्ड की होती है जिससे आप सर्वे किया होता है, अगर हुकूमत या कोई इदारा उसका ऑडिट करना चाहे, जानना चाहे कि वाकई वो रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, तो आप शो करते हैं, शो कर सकते हैं? जी, शो तो हम कर सकते हैं, लेकिन वो रिकॉर्ड, जी एक तो ये कि उनमें से कोई कॉल ऐसी नहीं होती कि जो रिकॉर्डेड ना हो, ये मुकम्मल रिकॉर्डेड होती है। और इस बात का हम जो है इतला पहले सर्वे शुरू होने से पहले हम रिस्पोंडेंट को ये बता देते हैं कि आपकी कॉल जो है क्वालिटी एश्योरेंस पर्पज़ के लिए हम ये रिकॉर्ड करेंगे, तो उनका कंसेंट होता है तो हम आगे चलते हैं। दूसरी बात ये कि हमारा अपना एक क्वालिटी एश्योरेंस मैकेनिज्म है, जिसके नतीजे में हम इंश्योर करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट्स ने जो बात आगे से जवाब दिया है हम वही रिकॉर्ड हो। लेकिन इससे पहले मैं आपको एक और अर्ज कर दूं कि ये सर्वे जो है वो पूछने से पहले हमारे सर्वेयर्स की बाकायदा इस पर ट्रेनिंग होती है कि ताकि वो जो सवालात पूछ रहे हैं तो उनकी मुकम्मल जो उसकी फहमी, उसका फहम भी सही हो, उसके अल्फाज भी सही तरह अदा कर रहे हो और वो हमारे रिस्पोंडेंट को समझ भी आ रहा हो। उसकी प्री टेस्टिंग होने के बाद उसके सवालात की जो जुबान है उसको अब ठीक कर लेते हैं। अच्छा, ये बताइए अब्दुल बाबर साहब कि ये जो सर्वे, हालिया सर्वे मेरे सामने पड़ा है, इसमें 18 से 24 दिसंबर के दौरान शहरियों की राय ली गई है, ये स्पेसिफिक ये पीरियड क्यों रखा गया? ये साल खत्म हो रहा था इसलिए जी, और इसकी कोई वजह नहीं है। तो आप क्या समझे इस मौजूदा सर्वे को आप सामने रखें, हुकूमती कारकर्दगी से अगर आपके माजी के सर्वे के साथ कंपेयर किया जाए, कितना फर्क आया उसमें? देखिए, ये तकरीबन कंसिस्टेंट है। जो इस वक्त जो हमने दूसरा भी कुछ अर्सा पहले कुछ हफ्ते पहले हमने जारी किया था कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे, उसमें भी नज़र आया था कि लोग काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इसका जो असल देखने वाली दो बातें हैं जो आपको इसकी डिटेल्स में नज़र आएंगी। एक तो ये कि ये ओवरऑल जो सूरत हाल है, इससे जो तहरीक इंसाफ का अपना वोटर है वो भी इससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सका। अब ये देखिए कि 55% अगर कौमी सतह पर ये तादाद है कि जो लोगों ने जो समझ रहे हैं कि ये वर्स दैन एक्सपेक्टेड है, तो आपके 46% जो तहरीक इंसाफ को जिन्होंने वोट देने का हमें बताया है कि उन्होंने 2018 में तहरीक इंसाफ को वोट दिया था, तो उनके भी तकरीबन आधे लोग जो हैं वो अपनी तवक्कुआत से PTI की हुकूमत की कारकर्दगी को बुरा समझते हैं। ये सूरत हाल जो अक्रॉस द बोर्ड है। हाँ, ये आप कह सकते हैं जो तहरीक इंसाफ को वोट देने वाले लोग हैं उनका अभी भी आप कह सकते हैं कि 1/5 हिस्सा वो समझता है कि कारकर्दगी मुनासिब है। अब्दुल बाबर साहब, दूसरी बात मैं इंटरेस्टिंग मैं यहाँ अर्ज करना चाहूँगा जो हमें सामने नजर आई है, वो ये कि जब हम सूबाई हुकूमतों के बारे में पूछा है तो वहाँ पर तो लोग तो काफ़ी गैर मुतमईन हैं, और इस तमाम गैर इत्मीनान सूरत हाल के अंदर पंजाब की हुकूमत जो है उसकी कारकर्दगी गैर मुतवक्के तौर पर और खुशगवार मैं समझता हूँ एक सरप्राइज़ है। इसमें अगर बेटर दैन एक्सपेक्टेड में सबसे बेहतर की कारकर्दगी है तो पंजाब हुकूमत की है। तो दिस इज़ ऑफ कोर्स इट इज़, आई मीन जो नाराज़ हैं, जो लोग एक्सपेक्ट से बिलो रेट कर रहे हैं, उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप इसको रिलेटिवली बाकी सूबाई हुकूमतों के मुकाबले में देखें तो ये काफ़ी बेहतर है। KPK में PTI की हुकूमत अपना दूसरा टेन्योर पूरा कर रही है, KPK की कारकर्दगी पंजाब से भी नीचे है सर्वे के मुताबिक। बहुत KPK के अंदर तो एक्चुअली ये तो क्लीन स्वीप है, मैं समझता हूँ। वहां पर सिर्फ 1% लोग, आप अंदाजा लगाएं 100 में से सिर्फ एक फर्द जो है वो उनकी कारकर्दगी को अपने तवक्को से बेहतर समझता है। 82% लोग जो हैं वाज़ेह अंदाज में इसको वर्स कह रहे हैं। तो इस लिहाज से बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है KPK के अंदर। वहाँ पे PTI की अक्सरियत है, PTI उसे अपना होम ग्राउंड कहती है, उसे अपना किला शुमार करती है। जी
अब्दुलस्तार बाबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के। इब्सास के CEO अब्दुलस्तार बाबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। एक ताज़ा तरीन सर्वे, हालिया सर्वे जो इब्सास की तरफ से सामने आया, उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर अवाम ने शदीद तनकीद की है। और अलार्मिंग सिचुएशन ये है कि KPK के अंदर सिर्फ 1% अवाम KPK की हुकूमत, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपना दूसरा टेन्योर मुकम्मल करने जा रही है, उस पर जो है वो शदीद तनकीद कर रहे हैं, उसकी कारकर्दगी को बेहतर समझते हैं। सिर्फ 1% अवाम, 99% अवाम KPK की हुकूमत की कारकर्दगी को बदतरीन समझते हैं। नाज़रीन, ये आज का प्रोग्राम था। इंशाअल्लाह अगले हफ्ते आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।